और अगर ये नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये है कि डायलिसिस तो हो रहा है लेकिन जितनी सफाई उसे करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस में ख़ारिश क्यों होती है? कुछ लोगों को होती है, सबको नहीं होती, और जिन लोगों को होती है उनके बारे में ये वीडियो की फ़ायदा है या उन्हीं को देखने का इसके अंदर कोई उनको फ़ायदा हो सकेगा। नंबर 1, ख़ारिश किस किस्म की है, किस जगह पे है, कितनी शिद्दत की है, दाने के साथ है, दाने के बग़ैर है, सुर्खी आती है, सुर्खी नहीं आती, ये सारी चीज़ें फ़ैसला करती हैं कि ख़ारिश क्यों हो रही है। मोटी मोटी वजूहात जिनकी वजह से ख़ारिश होती है वो एक कैल्शियम और फॉस्फेट का प्रोडक्ट अगर जिस्म में बड़ा हो, यानी नमकियात जिस्म के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हों, तो उस सूरत के अंदर जब डायलिसिस शुरू होता है और डायलिसेट के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होता है वो खून के अंदर टच करता है तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए क्रिस्टलाइज होता है और उससे ख़ारिश भी पैदा होती है। ऐसी सूरत के अंदर बाज़ कात कैल्शियम और फॉस्फेट को चेक करके लो कैल्शियम डायलिसेट भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब कैल्शियम ज़्यादा होने से ख़ारिश अकेली अमूमी तौर पे नहीं होती, याद रखिएगा। कैल्शियम और फॉस्फेट अमूमी तौर पे जब इकट्ठे ज़्यादा हो रहे होते हैं तब ऐसा होता है। रेयरली सिर्फ कैल्शियम जिस्म में ज़्यादा और फॉस्फेट नॉर्मल या अपर नॉर्मल में हो तो भी ये हो सकता। इसके साथ अगर किसी इंसान को डायलिसिस शुरू हुआ है और उसको डायलिसिस की मेम्ब्रेन से या उसका खून जिस ट्यूबिंग में से गुज़र रहा है उसकी दीवारें पसंद नहीं आती या उनसे तो एलर्जी शुरू हो जाती है, उसकी प्लास्टिक से कोई हल्का सा रिएक्शन फ़ील होता है, तो उमूमी तौर पे वैसा रिएक्शन नहीं आता जैसा हमारे जहन में है कि अचानक ही बहुत ही बुरे हालात हो जाएं और सब कुछ रुक जाए, बीपी शीपी ड्रॉप हो जाए, शुगर ड्रॉप हो जाए। ऐसा मुमकिन है लेकिन वो बहुत वाज़े होता है और फौरी तौर पे पकड़ा जाता है। मैं जिस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ ये बहुत ही हल्का है और इस डायलाइज़र रिएक्शंस की टाइप होती हैं और उस बी वैरायटी के अंदर भी लो ग्रेड का जो सा डायलाइज़र रिएक्शन है उसके अंदर जिस्म एलर्जी खा रहा होता है और उससे पूरे जिस्म में हल्की हल्की ख़ारिश शुरू होती है। मरीज़ों के लिए बड़ी परेशान कुन होती है और इसकी वजह से वो जब ही डायलिसिस पे लगते हैं तो वो इस बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। ये वाली ख़ारिश अमूमी तौर पे एक इंजेक्शन या एक दवाई होती है जो इस तरह की सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए दी जाती है, वो लगाने से वो बेहतर महसूस करते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो डायलाइज़र को बदल के देखना होता है कि डायलाइज़र की मेम्ब्रेन बदली जाए तो हो सकता है उनका ख़ारिश से जान छूट जाए। यहाँ पे मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि ये ख़ारिश जो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह की वजह से होती है डायलिसिस में, बाज़ इतनी बुरी होती है कि इससे सुर्ख निशान जिस्म पे पड़े होते हैं, सफ़ेद निशान जिस्म पे पड़े होते हैं ख़ारिश के। स्किन या नाखून जो उनसे हैं वो चमक जाते हैं ख़ारिश कर कर के, और बाज़ का तो इतनी ज़्यादा होती है कि उससे किसी जगह से दाना अगर कट जाए तो हल्की सी ब्लीडिंग भी हो जाती। लोगों का इस सूरत में बाज़ कहना होता है कि मेरा दिल ये करता है कि कोई चीज़ हो और उससे मैं ख़ारिश करूं, क्योंकि आंगलियों से करने से फीलिंग वो ठीक नहीं आती, ज़रूरत जो उनसी है वो पूरी होती नहीं लगती। मैं फिर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 99% पेशेंट्स को 99% पेशेंट को डायलिसिस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जिनको होता है ये सिर्फ उनके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। इसके बाद ख़ारिश जोन सी है अगर वो डायलिसिस में तब हुई है जब फ़र्ज़ करें कि कोई खून पतला करने वाली एक दवाई हेपरिन है तब दी गई, या फ़र्ज़ करते हैं कि जब उसके डायलाइज़र को फ़्लश करना हो तो एक बोतल उस पर टांगी जाती है और उसके साथ उस डायलाइज़र को साफ़ किया जाता है जिसे हम फ़्लश करना कहते हैं, ताकि उसमें से खून साफ़ हो जाए कुछ कंडीशंस में। या रिटर्न करने के लिए आपको कोई फ्लूइड लगाया जाए और एक नई ड्रिप अटैच की जाए और उसके बाद ख़ारिश वगैरह शुरू हुई है, तो हो सकता है कि वो जो ड्रिप है या ड्रिप सेट है उसके अंदर पायरोजेंस हों या उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसकी वजह से ख़ारिश हो सकती है। तो
उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको ख़ारिश होने से जस्ट पहले हुई हो सकता है वही वजह हो, और आइंदा से उसे अवॉइड किया जाए तो हमारा मसला हल हो जाए। बाज़ औक़ात, रेयरली, हमेशा नहीं ऐसा होता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जगह जो आपका मैट्रेस है, अगर वो उसके अंदर कोई ऐसे खुदा न खास्ता खटमल वगैरह हैं तो उससे भी ख़ारिश कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। तो उमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, सफाई का ख्याल रखा जाता है, गद्दे जो उनसे हैं उनको भी सफाई का ख्याल रखा जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। बट ये वीडियो बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में भी जाएगी, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि गद्दे में अगर सफाई नहीं है तो कोई खटमल वगैरह हैं और वो मरीज़ जब वहाँ पे लेटते हैं तो उनको उससे ख़ारिश महसूस होती है। वो डायलाइज़र या बंदे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बैरूनी चीज़ है और उसी का इलाज होना चाहिए। फिर ख़ारिश की कुछ ऐसी वजूहात हैं जो किसी भी आम इंसान को हो सकती हैं, जैसे स्केबीज़ है और उसमें फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी ख़ारिश हो रही होती है और उसमें फिर इलाज मुख्तलिफ होता है। पूरी फैमिली ने नहाना है और उसके बाद कपड़े बदलने हैं, ख़ास दवाई लगानी है, वो डर्माटोलॉजिस्ट उसके बता देते हैं। अगर जिस्म में कोई उभार बन गए हैं, जिसको हम अपनी टेक्निकल ज़बान में तो कुछ और कहते हैं, लेकिन अगर आपको रिएक्शन की तरह से कोई तपफड़, जिसे उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, वो अगर जिस्म पे निकल आए हैं तो वो ख़ारिश की जो वजह है वो ज़्यादा चांस है कि वो एलर्जी वाली होगी। उस सूरत में फिर एलर्जी की वजह ढूंढनी होती। बाज़ रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्वियस वजह नहीं मिलती और हर दफ़ा कुछ मरीज़ों को डायलिसिस से जस्ट पहले एक हल्का सा इंजेक्शन लगता है या ख़ारिश शुरू होने पे लगता है और फिर ही उनका गुजारा होता है। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे पहले डायलाइज़र मेम्ब्रेन और जो से ड्रिप सेट्स हैं उनको चेंज किया जाए। और कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है कि मरीज़ के जिस्म के अंदर एलर्जी की एंटीबॉडीज़ बढ़ तो नहीं गई। और कॉम्प्लीमेंट्स के भी कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट तो नहीं हो रहे और जिस्म में ख़ारिश तो नहीं चल रही। किस्सा मुख्तसर अपनी ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ रिएक्ट तो नहीं कर रही जो एक्सपोज़ हो रहा है हमारा जिस्म, और वो टेस्टों के ज़रिए पकड़ा जा सकता। इसके लिए इलाज ख़ारिश के लिए जो वजह है उसका किया जाता है और हर ख़ारिश का इलाज मुख्तलिफ है। एलर्जी की गोली बाज़ लोगों को काम आती है, कुछ लोगों को कुछ ऐसे कैप्सूल देने पड़ते हैं जो अमूमी तौर पे हम असाबी कमज़ोरी के लिए देते हैं और उससे उनकी ख़ारिश ठीक होती है। असल में वो नर्व एंडिंग्स या असाब जहाँ पे स्किन को सप्लाई कर रही होती हैं वहाँ पे यूरिया क्रेटिनिन जो सा है उसकी वजह से भी और कुछ कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन से भी ये मामला बनता है। कुछ लोगों को ख़ारिश सिर्फ इस वजह से हो रही होती है कि उनका डायलिसिस प्रॉपरली हो नहीं पा रहा होता, और अमूमी तौर पे उनको ख़ारिश घर पे भी होती है और डायलिसिस सेंटर में भी होती है। उन लोगों का डायलिसिस से पहले और बाद में यूरिया क्रेटिनिन भी चेक होना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट और इंटेक पीटीएच के टेस्ट के अलावा बात कर रहा हूँ, ताकि ये देखा जाए कि एक डायलिसिस के अंदर कितनी सफाई हो रही है। इन जनरल डायलिसिस से पहले यूरिया और डायलिसिस के जो 1 घंटे बाद का यूरिया है उसके अंदर कम से कम 65% सफाई होनी चाहिए, और अगर ये नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये है कि डायलिसिस तो हो रहा है लेकिन जितनी सफाई उसे करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहा। इस सूरत में फिर जब तक डायलिसिस प्रॉपर नहीं होगा ख़ारिश से जान नहीं छूटेगी। सीकेडी के अंदर यानी गुर्दे के मरीज़ जो डायलिसिस से पहले हैं उनको भी ख़ारिश होती है, और उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा टीम से कहूँ कि उसका भी लिंक लगा दें, और ताकि लोग जो उससे रिलेटेड सवाल उनके जहन में है वो उस वीडियो में देख लें। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना दें। दवाइयों का नाम मैंने बावजूद नहीं बताया, वो आपका मुआलिज जहाँ पे भी आप हैं दुनिया में वो आपको आपके मर्ज़ के मुताबिक फ़ैसला करेगा। सेल्फ़ मेडिकेशन बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, ख़ास तौर पे इन सिचुएशंस में जिनका मैंने ज़िक्र किया। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।